दोस्तों, आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है आपका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराने वाला मुगल्स। यानी कि आज से हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे पूरे मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो आपके इसी मुग़ल वंश से ही बनते हैं। यानी कि मुग़ल काल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अब तक हमने पढ़ा है या फिर मुग़ल वंश के बाद जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुग़ल काल उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मुग़ल वंश के। मुग़ल वंश, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि मुग़ल कौन थे। ये जो मुग़ल शब्द आया है ये आया है मंगोल और तुर्की को मिलके, यानी मंगोल और तुर्कियों का जो मेल हुआ उस मेल से निकला मुग़ल। और इस मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर, यानी कि इंग्लिश में कहें ब्रेव। तो अब प्रश्न आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए, मंगोल और तुर्कियों का मेल क्यों हुआ। ये जो बाबर था ये रहने, इसके जो पिता यानी कि जिसका फादर थे वो ईरान, इराक और तुर्की में जो वंश था तैमूर वंश, उस तैमूर वंश के थे इसके पिताजी। और इस बाबर की जो माताजी थी वो थी चाइना और मिडिल ईस्ट में जो मंगोल वंश, आपने सुना होगा मंगोल आक्रमण। तो उस मंगोल वंश का था एक चंगेज खां, तो उसी वंश की थी इसकी माताजी। तो इसीलिए इसने अपनी माता और पिता दोनों के वंशों का ख्याल रखते हुए जो आगे जिस वंश की नींव डाली उस वंश का नाम रखा है इसने मुग़ल वंश। एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके जो पिता थे वो तैमूर वंश थे, इसीलिए तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुग़लों को तिमूरियन भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया गया है कि तिमूरियन किसको कहा जाता है, तो वो इन मुग़लों को ही कहा जाता है तिमूरियन। क्यों? क्योंकि तैमूर वंश के थे और इस बाबर ने तैमूर वंश और मंगोल वंश दोनों को ध्यान रखते हुए इसका नाम डाल दिया मुग़ल वंश। मुग़ल वंश तो डाला इसने माँ के वंश मंगोल वंश का ख्याल रखते हुए, लेकिन उस वंश का एक व्यक्ति था चंगेज खां, उससे ये बहुत नफरत करते थे मुग़ल। क्यों? क्योंकि इसने बहुत नरसंहार किया था। इस नरसंहार के कारण मुग़ल इस चंगेज खां से नफरत करते थे। प्रश्न पूछ लिया गया एक दो बार कि चंगेज खां से नफरत क्यों करते थे, क्योंकि उसने नरसंहार किया था। अब आइए नज़र डालते हैं बाबर के ऊपर। बाबर नाम तो आपने सुना ही होगा, अरे सुना क्यों नहीं होगा। आज हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी को जिसने हराया 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में, वो यही व्यक्ति तो था। तो सबसे पहले बाबर तो आपने सुना है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर इसका नाम नहीं था, बाबर तो एक उपाधि थी जो उसने ग्रहण की थी। क्यों बाबर की उपाधि को ग्रहण की थी? क्योंकि बाबर का अर्थ होता है शेर। शेर कैसे याद कैसे रखेंगे? अरे नहीं सुना आपने बब्बर शेर? बब्बर शेर, जैसे बब्बर शेर बोला जाता है, उसी बब्बर शेर की तह पे इसने अपना नाम रखा था बाबर। और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1883 को फरगना में। फरगना पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश के थे, माता कुतुलुम निगार खानम ये मंगोल वंश की थी। ये तो होगा बाबर का जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने देखा बाबर का जन्म हुआ फरगना, ये फरगना जगह पड़ती है आपकी, आप अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर जाओगे तो ईरान और उसके क्षेत्र में ये वहाँ पे जाके था ये फरगना। हुआ ये कि इसके पिता की मृत्यु हो गई जब बाबर केवल 11 साल का था। तो पिता की मृत्यु हो गई तो फरगना की जागीर इसके पिता के नाम पे थी। तो वहाँ के लोगों ने इस बाबर को फरगना की गद्दी पे बैठा दिया जब बाबर केवल 11 साल का था। यानी कि 1483 में इसका जन्म हुआ है, 11 साल से जोड़ेंगे 83 में, एक जोड़ा 84 और 10 94, 1194 में इसकी पिता की मृत्यु हो गई और ये फरगना की गद्दी पे बैठा मात्र 11 वर्ष की उम्र में। लेकिन वहाँ के उज्बेक और उस्मानी दो संप्रदाय थे अफगानियों के, तो उन उज्बेकों और उस्मानियों से डर के, क्योंकि 11 साल का बच्चा क्या करता, पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इसको वहाँ उज्बेकों और उस्मानियों ने उसको वहाँ से भगा दिया और ये भाग के कहाँ आ गया? अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान बाकी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इसके चाचा रहते थे। और उस अफगानिस्तान में आने के बाद इसने वहाँ पे आके कुछ दिनों के बाद अपने चाचा के यहाँ रहा, लेकिन बड़ाई जैसा कि नाम से बाबर रखा था, शेर की अपने आप को शेर मानता था। इसने वहाँ पे आके काबुल पे अपना अधिकार जमा लिया मार काट करने के बाद। ये इसने काबुल पे अधिकार जमाया था 1504 में, यानी जब तक कितने साल का हो गया था, ये 21 साल का हो गया था। और काबुल पर अधिकार जमाने के बाद जो इसके पिता जो फरगना के जागीर थी शेख मिर्जा, इनकी जो उपाधि हुआ करती थी, मिर्जा लिखा हुआ है, इनकी उपाधि थी मिर्जा की, जब तक ये मिर्जा अपने पीछे लिखते थे। लेकिन जैसे ही इसने काबुल पे अपना अधिकार जमाया 1504 में, तो इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी। और मिर्जा की उपाधि त्यागने के बाद इसने उपाधि धारण की पादशाह, या इसको बादशाह भी बाद में पुकारा गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो वो किसकी उपाधि त्यागी थी, मिर्जा की। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान करिए कहाँ पढ़ा है। ये देखिए, जब हम सुल्तान और बादशाह के बारे में आपको एक अंतर बताया था, सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, ये शायद हमारी दूसरी या तीसरी क्लास थी। तो तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी दिल्ली के मतलब शासक थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। केवल एक ये खिज्र खाई व्यक्ति था, इसने सुल्तान नहीं बना था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बाबर ने अपने पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग करके सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और बादशाह अपने आप को घोषित किया था। उस समय शायद आपको समझ में नहीं आया वो, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसने मिर्जा की उपाधि को क्यों त्यागा और अपने आप को बादशाह क्यों घोषित किया। ठीक है, ये बादशाह इसने दिल्ली का शासक बनने के बाद घोषित नहीं किया था, दिल्ली में तो उसमें सुल्तान हुआ करते थे। और ये बात है 1504 की, जब तक बाबर आया भी नहीं है। तो 1504 में इसने जब उसने काबुल पर अधिकार किया था, तभी इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। चलिए ठीक है साहब, इतना तो हो गया, इसने काबुल पर अधिकार जमा लिया और वहाँ का बादशाह बन गया। अब ये काबुल में है और हम हैं हिंदुस्तान में। तो उसने, अब प्रश्न ये बनता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, ये काबुल से भारत पर आक्रमण करने क्यों आया। इसके बारे में मैंने आपको तब भी बताया था जब हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास थी। इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इस पर भारत पर आक्रमण करने के मुख्यतः कारण था कि जो एक तो इब्राहिम लोदी का चाचा और एक था पंजाब का सूबेदार। ये देखिए, ये इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इन दोनों व्यक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था। अरे इब्राहिम लोदी के चाचा ने इब्राहिम लोदी के लिए खुद निमंत्रण किया, क्यों? अरे आपने उस समय भी कहानी सुनी होगी, क्योंकि इस इब्राहिम लोदी ने, इस इब्राहिम लोदी का एक भाई था जो कि जौनपुर का शासक था, जलाल खां, उसकी हत्या कर दी और जौनपुर को हड़प लिया। इससे इस इस आलम खां को बहुत ठेस पहुंची थी। दूसरा दौलत खां क्यों इससे क्रोधित था, क्योंकि इसी इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का राज हड़प लिया था, वहाँ के राजा विक्रम सिंह जीत को हरा के। तो वो भी इससे काफ़ी खपा खाई बैठा था। और साथ ही साथ अब विक्रमजीत का इसने राज हड़प लिया इब्राहिम लोदी ने, तो विक्रमजीत राज तो चला गया, लेकिन इसके मन में कुंठा तो थी तो वो भी भीतर से चाह रहा था। तीसरा, इस राणा सांगा का जिक्र भी बाबर ने अपनी लिखी थी आत्मकथा बाबरनामा, उसमें इस राणा सांगा का भी जिक्र किया कि राणा सांगा ने भी मुझे आमंत्रित किया था। लेकिन इस राणा सांगा ने, जो जब बाबर आक्रमण करता है 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, उसमें राणा सांगा ने बाबर का कतई साथ नहीं दिया था। दौलत खां और आलम खां दोनों ने साथ दिया था और उस पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया था। इस तरह से ये पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम, बाबर ने आक्रमण करने के बाद जब अपनी, जैसे बाबरनामा का हमने जिक्र यहाँ कर ही लिया है, तो इसी बाबरनामा में बाबर ने कुल भारत में उस समय 7 राज्यों का जिक्र किया है कि जब मैंने आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, उस समय भारत में 7 राज्य थे जो कि बहुत ही सक्रिय थे। और वो 7 राज्य कौन कौन से थे? एक था बंगाल हमने पढ़ाई था अभी, मालवा, गुजरात, मेवाड़, दिल्ली खुद यहाँ का इब्राहिम लोदी था। मेवाड़ कहाँ? मेवाड़ वही जहाँ के राणा सांगा, विजयनगर
और बहमनी। विजयनगर बहमनी अभी हम पिछले 2-3 क्लास पहले ही पढ़ा है हमने। और इस विजयनगर के उस समय शासक थे कृष्णदेव राय, जिसको इसने बताया है कि जितने राज्य थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कृष्णदेव राय को इसने अपने अनुसार माना। जो आप कलर कोड देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर का मतलब है कि इन राज्यों में उस समय इस्लाम को मानने वाले लोगों का अधिकार था। और ये जो भगवा कलर देख रहे हैं आप, इसका मतलब है यहाँ पे इन 2 राज्य, इन पे हिंदू शासकों का। यहाँ कौन था उसमें? सिंपल सी बात है, कौन था मेवाड़ में? बताओ। राणा सांगा था। और विजयनगर में कौन था? कृष्णदेव राय था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कितने राज्यों का उल्लेख किया है, तो वो ये 7 राज्य थे। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उन 7 राज्यों में से कितने हिंदू शासित राज्य थे या कितने मुस्लिम शासित राज्य थे, या फिर जो हिंदू शासित राज्य थे वो कौन कौन से थे और कौन कौन से थे, तो उनमें कौन कौन शासक था। विजयनगर का आपको समझ में आ गया, कृष्णदेव राय, और मेवाड़ का आपको याद रहेगा राणा सांगा। चलिए आज फिर एक बार दोबारा से पानीपत का युद्ध करवा देते हैं। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई प्रारंभ हुई। और इस 21 अप्रैल 1526 से लगभग 6-7 दिन पहले ही बाबर उस पानीपत नामक जगह पर पहुंच गया था। और बाबर इतना चालाक था, इतना उसने दिमाग का प्रयोग किया, उसको पता था कि इब्राहिम लोदी की सेना उसकी सेना से काफ़ी गुनी बड़ी है, लेकिन उसने ठान लिया था मैं हराऊंगा। और उसको ये भी था कि मुझे हिंदुस्तान से राणा सांगा का साथ मिलेगा, लेकिन उसको राणा सांगा का साथ तो नहीं मिला। परंतु फिर भी उसने पानीपत की लड़ाई जीती। क्यों जीती? सबसे पहले तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया कि पानीपत में 7 दिन पहले ही पहुंच गया और इब्राहिम लोदी को मजबूर किया उस जगह पर आने के लिए जहां बाबर लड़ाई चाहता था। तो इसका फायदा बाबर को क्या था कि इसने वहां पे अपने जाके पहली जगह अपना सेट कर लिए थे, बंकर पूरे सब बना लिए, गाड़ियों में कहाँ तोप रखनी है, कहाँ किसको सैनिक कहाँ रहेंगे, क्या होगा, तो उसने पूरा स्ट्रेटजी पहले से वहाँ पे बना ली थी। उधर इब्राहिम लोदी अपने घमंड में, हम तो दिल्ली के सुल्तान हैं, जाएंगे, हराएंगे, मारेंगे, भगा देंगे इस बाबर को। तो इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई। और इस हार का प्रमुख कारण था कि एक तो कि बाबर ने इसमें जो कुशल व्यूह रचना की थी उसमें तुगलकमान नीति का प्रयोग किया था। तुगलकमान नीति क्या होती है? एक तोफ को चलाने की एक पद्धति होती है। दूसरा, इसने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। उस्मानी पद्धति क्या होती है? उस्मानी पद्धति होती है 2 गाड़ियों के बीच में तोप रखना, यानी 2 गाड़ियां ली और 2 गाड़ियों के बीच में तोप रखी और वहां से फिर तोप चलाना, उसको उस्मानी पद्धति बोलते हैं। ये दोनों पद्धतियां बहुत फेमस हैं, पूछी जाती हैं कि इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग बाबर ने अपनी किस लड़ाई में किया था। तो इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग उसने पानीपत की पहली लड़ाई में किया था। बाकी जो लड़ाइयाँ लड़ी उनमें इन दोनों नीतियों का प्रयोग करने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही जीत गया था। तो अब पानीपत की लड़ाई को जीतने के बाद बाबर का शासन हो गया दिल्ली पे और दिल्ली का प्रथम बादशाह बन गए साहब बाबर मुगल साम्राज्य के। और उसके बाद दिल्ली के साथ साथ उसने आगरा पर भी नियंत्रण हो गया था। और उसने एक काम किया कि जैसे ही पानीपत की पहली लड़ाई जीती और दिल्ली का बादशाह बना, तो उसने, ये आया कहाँ से था? भूलना मत, काबुल से आया था। तो इसकी सेना कहाँ की रही होगी उस समय? काबुल की रही होगी। तो इसने पूरे अपने काबुल के वासियों को, जो उसके सैनिक थे, उन सबको इसने 2-2 चांदी के सिक्के दिए खुश होके, और हम तो हिंदुस्तान के अब बादशाह बन गए। और इसी उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि मिली। कलंदर की उपाधि, इसको पूछा जाता है प्रश्न, कलंदर की उपाधि बाबर को कब मिली? तो कलंदर की उपाधि बाबर को मिली थी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। क्यों मिली? क्योंकि उसने अपने जो काबुल के निवासी थे उनको चांदी के 2-2 सिक्के दिए थे। ये तो हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में। थोड़ी सी एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट, जब गुरु नानक के बारे में पढ़ रहे थे पिछले उसमें सूफी और भक्ति आंदोलन में, तो हमने वहाँ पर ये भी बताया था गुरु नानक के समकालीन थे बाबर। तो यहाँ भी देख लीजिए, बाबर, जिस समय बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है उस समय गुरु नानक देव इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि पानीपत उधर ही पड़ता है हरियाणा में, और वहीं पे गुरु नानक देव जी का वही निवास स्थान था। तो वहाँ भी गुरु नानक जी को पता था कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है। और नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1538 में। जब बाबर लड़ रहा था तो उसका बेटा आप जानते ही हो कौन था? हुमायूं, जो अगला बादशाह होता है दिल्ली का। तो इस हुमायूं भी इसमें साथ में लड़ा होगा, बिल्कुल लड़ा था। तो जब बाबर जीत गया पानीपत की पहली लड़ाई, तो मैंने आपको बताया था कि लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि दौलत खां और आलम खां ने इसको बुलाया था।
अब दौलत खां और आलम खां तो इसलिए परेशान था क्योंकि इब्राहिम लोदी के भाई की इसने मार दिया था। दौलत खां क्यों परेशान था? दौलत खां इसलिए परेशान था क्योंकि जो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत सिंह, उसको उसके शासन को इसने हड़प लिया था। और आपको बड़े आश्चर्य की बात लगेगी, जो जो विक्रमजीत या विक्रमादित्य कहीं कहीं पे लिखा हुआ है नाम, ये इब्राहिम लोदी का मित्र था किसी ज़माने में, और इतना मित्र था कि इसको उसने कोहिनूर हीरा तक दे दिया था अपने मित्र को। और लेकिन कुछ समय बाद मित्रता को उसने तोड़ा और उसके ग्वालियर को राज्य को हड़प लिया। अब विक्रमजीत इब्राहिम लोदी से एकदम खफा खा चुका था, और जब इस इब्राहिम लोदी की पानीपत की पहली लड़ाई में हार होती है तो विक्रमाजीत या विक्रमादित्य खुश होके उस कोहिनूर हीरे को बाबर के बेटे हुमायूं को भेंट करता है। ये कोहिनूर हीरा को आप बार बार देखोगे भेंट होगा, इधर से उसने उसको भेंट किया, उसने उसको भेंट किया। चिंता मत करो, अभी इस क्लासेस को आगे चलने दो, जब लास्ट में आएगा टॉपिक तो मैं इस कोहिनूर हीरे के बारे में एक क्लास आपको पूरी दूंगा, किसने किसको दिया, कहाँ से आया और लास्ट में अब कहाँ पे है। तो पूरा आप वहीं से डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, पूरा वहाँ पर पढ़ लेना। इसको अभी दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसने किसको दिया, अभी बस कहानी सुन लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, जब बाबर को आमंत्रित किसने किया? दौलत खां, पंजाब का सूबेदार, उसने साथ दिया बाबर का पूरा लड़ाई में, ठीक है। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने इसको आमंत्रित किया, इसने भी पूरा साथ दिया इब्राहिम लोदी को हरवाने में। तीसरा एक व्यक्ति था जिसने साथ देने का वादा किया अकॉर्डिंग टू बाबर, वो था राणा सांगा, और उसने साथ नहीं दिया। अब वो तो जैसे तैसे करके कैसे भी करके बाबर अपनी चतुराई से पानीपत की लड़ाई जीत गया और दिल्ली का शासक बन गया 1526 में जीतने के बाद। लेकिन अब उसको गुस्सा किसके ऊपर आएगा? दौलत खां के ऊपर आएगा, आलम खां के ऊपर आएगा, या राणा सांगा के ऊपर आएगा? ऑब्वियसली बात है, जो उसका साथ नहीं था उसके ऊपर गुस्सा आएगा कि भाई मैं तो पानीपत जैसे कैसे कैसे जीत गया, अब मैं तुझको देखूंगा तू अपना शासन कैसे चलाएगा। तो 1526 के बाद अगली साल आई 1527, और इसी 1527 में बाबर ने लड़ाई छेड़ दी राणा सांगा के साथ, और वो उस लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध। और ये खानवा जगह पड़ती है राजस्थान में, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही खानवा जगह प्रश्न पूछ जाता है खानवा कहाँ पड़ती है। तो 1527 में खानवा की लड़ाई हुई राणा सांगा और बाबर के बीच, और उस लड़ाई में बाबर की जीत हुई। जीत तो होनी थी, राणा सांगा का हाथ पहले से ही कट चुका था, वो बेचारा पहले से ही परेशान था, तो जीतता कैसे नहीं। हालांकि इस लड़ाई में राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती, आलम खां, मेदिनी राय, और एक साथ दिया था, याद करो, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कौन? अरे वही राणा रतन सिंह जो मीराबाई के पिता थे। इन्होंने क्यों साथ दिया था? क्योंकि राणा रतन सिंह राणा सांगा के समधी थे, मीराबाई के ससुर थे राणा सांगा। वो अब आपको चीज़ें थोड़ा सा रिकलेक्ट हो रही होंगी। तो अब मेदिनी राय मैंने रेड करके रखा है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा साथ दिया था, फिर भी राणा सांगा खानवा के युद्ध हार गए थे। तो इस पर बाबर फिर अगली गुस्सा बाबर को किस पे आई? इस मेदिनी राय पे आई। अब थोड़ा सा खानवा के युद्ध में देखते हैं। खानवा के युद्ध के बारे में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब कि गैर इस्लाम वालों को ख़त्म करो। और दूसरा, इसने गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने। गाजी मतलब विधर्मियों का अंत करने वाला। प्रश्न पूछा जाता है बाबर ने जिहाद का नारा किस लड़ाई के बाद दिया? तो वो खानवा के बाद दिया था, क्योंकि उसने कहा था अब जो इस्लाम मानेगा वही रहेगा, जो इस्लाम नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। और उसने गाजी की उपाधि, तो गाजी की उपाधि और जिहाद का नारा इसने इसी लड़ाई के बाद दिया था। और मेदिनी राय इस राणा सांगा तो खुद के हाथ कट चुका था, तो वो बेचारा कहाँ लड़ पा रहा था, तो उसकी सेना का नेतृत्व तो मेदिनी राय ही कर रहा था। तो अब अगली लड़ाई मेदिनी राय के साथ थी। तो अगली लड़ाई होती है मेदिनी राय के साथ, और वो होती है चंदेरी की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, खानवा का युद्ध 1527, और अगले साल 1528 में मेदिनी राय के साथ बाबर की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में मेदिनी राय की हार होती है, बाबर जीत जाता है। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थीं, उन दोनों पुत्रियों को बाबर उठा ले जाता है, और अपने 2 पुत्र, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। तो हुमायूं और कामरान के साथ अपने 2 पुत्रों का उसने विवाह करवा दिया। और एक ध्यान देने योग्य बात है, शेरशाह सूरी जो थोड़ा समय बाद अभी आने वाला है, उसने भी मेदिनी राय का साथ दिया था। ये जौनपुर के आसपास का क्षेत्र था। हालांकि साथ दिया था एक छोटा सा सैनिक बन के, कोई सेनापति बना नहीं था, केवल एक सैनिक बन के मेदिनी राय का साथ दिया था। और फिर बाबर जब जौनपुर तक वहाँ तक पहुँच गया, तो अब बाबर की बारी थी आगे बढ़ने की। बाबर ने बहुत महत्वाकांक्षी था, वो बस लड़ाई में ध्यान देता था, जीतो लड़ो आगे बढ़ो। तो अगली लड़ाई इसने लड़ी घाघरा की लड़ाई, जो 1529 में अगले साल दी थी। तो वो लड़ाई किसके साथ थी? बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के साथ थी।
और इस लड़ाई के बारे में प्रश्न पूछा था कि एकमात्र युद्ध था वो जल और थल में लड़ा गया, यानी कि उसमें लोग नावों वावों से आके भी लड़ाई लड़ रहे थे। इस तरह ये बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर के मरने से पहले तक बाबर की अब साम्राज्य कहाँ तक हो गया था, इधर सिंधु, उधर कंधार से आया था, इधर हिमालय तक, नीचे ग्वालियर, यानी कि साउथ में बात करें तो ग्वालियर तक, क्योंकि ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य को भी इसके अधीन ले लिया था। और इस लड़ाई को जीतने के बाद इसका साम्राज्य कहाँ तक पहुँच गया था, बंगाल तक। इन 4 लड़ाइयों को लड़के और जीतने के बाद 26 दिसंबर 1930 नहीं है, ये 1530 है, 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। और वहीं आगरा में ही इसको एक जगह है, आजकल वो रामबाग है। जैसे आप अलीगढ़ से जाओगे आगरा की तरफ, पहले खंदौली पड़ेगा जहाँ से आगरा डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत होगी, देन आगरा में एक छोटी से टेढ़ी बगिया आएगा, उसके बाद अगला चौराहा आएगा रामबाग चौराहा। उस चौराहे से जस्ट 50 मीटर पहले सीधे हाथ की तरफ एक आराम बाग करके जगह है, उस जगह पर इसको दफनाया गया था। और फिर बाद में इसको काबुल, तो बाद में काबुल क्यों ले गए, बाद में काबुल इसलिए ले गए क्योंकि उसने अपनी एक किताब लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है बाबरनामा, और वो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और उसने उसमें लिखा था जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। काबुल में क्यों, क्योंकि काबुल का तो शासक ही था, ये चाहता था कि मैं काबुल में दफनाया जाऊँ। इस तरह ये भारत से बाहर दफनाया गया पहला मुगल शासक था। और इसके साथ साथ पूरे मुगल काल में जितने भी बादशाह आएंगे वो सभी के सभी भारत में ही दफनाए गए, केवल इन 3 बादशाहों को छोड़ के। बाबर जो खुद काबुल चला गया, आपने देख ही लिया अभी। दूसरा जहांगीर आएगा, वो लाहौर में, क्योंकि लाहौर में मरा था, वहीं उसको दफना दिया। इसकी कहानी जब पढ़ेंगे जब बता देंगे। और बादशाह जफर रंगून क्यों गया था, उसकी कहानी तभी बताएंगे जब बादशाह जफर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, बाबर, जहांगीर और बादशाह जफर, ये 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनकी जो कब्र हैं वो हिंदुस्तान के बाहर हैं। अभी मैं इसी पुस्तक के बारे में बात चल रही जो इसकी आत्मकथा है, इसका नाम है तुझके बाबरी या बाबरनामा। इसकी भाषा पूछ ली जाती है, किसने लिखी, पहले प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, ये किस भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब इतना याद रखिएगा, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% 90 से 95% जिन किताबों के पीछे नामा लिखा हो वो तुर्की भाषा में होगा। इसको थोड़ा सा ट्रिक बना, जिसके बारे में आपको पता है वो ठीक है, जिसके बारे में नहीं पता है, नामा हो और कुछ ना पता हो तो उसकी भाषा आंख बंद करके तुर्की लिख देना। इसी अभी हमने बात ही कर ली, इसी बाबरनामा में इसने अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। और इसी बाबरनामा को जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम, जिसकी उपाधि थी खान खाना की। ये अकबर के समय की बात है। ये तो उसने फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा का, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था बेवरीज नामक व्यक्ति ने। आगरा में ही इसने ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया, इस बाग का नाम आराम बाग, वहीं जहाँ इसको दफनाया गया, या उस बाग को दूसरा बोलते हैं नूरे अफगान। आपको अगर बाग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा था, आगरा आ जाए, उसमें आ जाए बाग पद्धति क्रॉस करके बाग बनाना, यानी कि बाग आ जाए उस प्रश्न में, तो आप आंख बंद करके उसका उत्तर कर देना बाबर। बस लास्ट थोड़ा सा और 1-2 मिनट का। बाबर ने एक काव्य संग्रह था, इसका नाम था दीवाने तुर्की। इसने पद्य शैली अपनाई थी मुम्मैयान, क्यों लिखता था। और एक था इसका रिसाल उल उसर की रचना की, जिसको खते बाबरी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इसके बारे में ये 2 नाम है ना, बहुत पूछे गए हैं, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत पूछ ले जाते हैं। क्योंकि जब काबुल का शासक था, इसने वहाँ पे सिक्का चलवाए थे, उस सिक्के का नाम दिया था इसने शाहरुख। और जो कांधार में इसने जो सिक्के चलवाए उसका नाम दिया था इसने बाबरी। तो अब बाबरी और शाहरुख नाम के इसने 2 सिक्के चलवाए जो कि चांदी के होते थे। अब छोटा सा लास्ट में युद्ध शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, जस्ट 30 सेकंड में। जो तुलगमा पद्धति है, जो उसने पानीपत की पहली लड़ाई में अपनाई थी, पूछ जाता है तुलगमा नीति इसने कहाँ से सीखी, तो उसने सीखी थी उज्बेकों से। उज्बेक कौन, उनसे डर के ये वहाँ से फरगना से जो भाग के आया था काबुल में, उन्हीं से इसने तुलगमा नीति सीखी थी। और जो बंदूक चलाने का प्रयोग उसने कहाँ से सीखा था, वो उसने ईरानियों से सीखा था। घुड़सवारी इसने कहाँ से सीखी, वो तुर्कों से सीखी थी। तुर्क कौन, अब देख लेना, जहाँ पर बढ़े थे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और युद्ध की व्यूह रचना इसने कहाँ से सीखी थी, मंगोल और अफगान। मंगोल कौन थे, मंगोल वही तो थे जो इसके माता के पक्ष के थे। और लास्ट फैक्ट है इसके बारे में, इसने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी एक पैमाना चलाया। और इससे पहले आप एक सुन चुके हैं गजे सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी ने चलाया था। वो किसके लिए था, वो चलाया था उसने भूमि को नापने के लिए, जिसकी माप होती थी 30 इंच। और उसने गजे बाबरी किसे चलाया, इसने सड़क को नापने के लिए। और इसका पुत्र हुमायूं इसकी मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे।